शुरुआत करते हैं आज के एडिटोरियल की। हम पहला जो एडिटोरियल है वो इलेक्ट्रिसिटी के कारण होने वाले एक्सीडेंट और उससे जो डेथें होती हैं उससे ये रिलेटेड है। भारत में इलेक्ट्रिसिटी से होने वाले एक्सीडेंट का कैसा डेटा है, गवर्नमेंट इसके लिए कौन कौन से प्रयास कर रही है और सरकार को कौन कौन से कदम उठाने की ज़रूरत है, इसके बारे में यह आर्टिकल छपा है। ठीक है, टाइटल में ये बताया जाता है कि अभी हमें हाल ही में अर्जेंट नेशनल प्लान की ज़रूरत है इलेक्ट्रिकल सेफ्टी के लिए। इसके साथ साथ में हमें ज़्यादा से ज़्यादा फंड एलोकेट करना पड़ेगा और कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत है, कोऑर्डिनेटेड एक्शन की ज़रूरत है आज के टाइम में। ठीक है, यहाँ पर हम कुछ ऐसी बातें हैं जिनके ऊपर गर्व कर सकते हैं। ठीक है, हमारा जो इंडियन पावर सेक्टर है जब से आज़ाद हुआ है वो पावर सेक्टर बढ़ते ही जा रहा है। बिजली से संबंधित इंफ्रास्ट्रक्चर में वृद्धि हुई है। इसके अलावा ज़्यादातर जो घर हैं वो बिजली के कनेक्शन से जुड़ पाए हैं और इनके बीच ही एक और प्रॉमिस किया गया था गवर्नमेंट की तरफ से कि हम बिजली प्रोवाइड करेंगे 24/7 आवर्स, मतलब 24 घंटे 7 दिन बिजली सप्लाई करने की घोषणाएं भी सरकार कर चुकी। इसके साथ साथ में सरकार की तरफ से वादा किया गया है कि हम नेट जीरो एमिशन अचीव कर लेंगे 2070 तक। नेट जीरो का मतलब है कि जितना हम कार्बन एमिशन करेंगे उतना हमारा जो एनवायरनमेंट है वो उसको एब्जॉर्ब भी, मतलब सोख भी पाएगा। तो ये सारी चीज़ें तो बड़ाई वाली बातें हैं, लेकिन इसके अलावा भी जो इलेक्ट्रिसिटी वाला सेक्टर है इसमें कई सारी प्रॉब्लम्स फेस ये कर रहा है। ठीक है, और उसमें से सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है बिजली के कारण होने वाले एक्सीडेंट। और एक्सीडेंट होता है बिजली से तो फिर सीधी सीधी डेथ हो जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार की जो प्रॉब्लम्स हैं इनको यदि हमें समझना है और क्या क्या फेलियर्स हो रही हैं, ये ज़रूरी हो गई है हमारी ग्रोथ और सक्सेस के लिए। ठीक है, आज के टाइम में ऐसा हो गया है कि ये मुद्दा ऐसा है जहाँ पर लोगों का ज़्यादा अटेंशन नहीं जाता है। दोज हु प्लान, रेगुलेट एंड ऑपरेट द इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर, बिजली वाले सेक्टर को जो लोग प्लानिंग कर रहे हैं उसको रेगुलेट करने का काम कर रहे हैं और उसको ऑपरेट करते हैं। ठीक है, उन लोगों का ज़्यादा ध्यान इस क्षेत्र में नहीं जाता। रीज़न यही रहता है कि सबसे ज़्यादा जो डेथ होती है वो कॉमन लोगों की होती है, उनको ज़्यादा कुछ जानकारी नहीं रहती है, इसी के चलते चलते उनकी डेथ होती है बिजली के झटके लगने से। नेशनल या फिर स्टेट पॉलिसी या फिर प्रोग्राम्स की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, कि आखिर ऐसा होता क्या है। तो नेशनल लेवल पर, स्टेट लेवल पर जो भी पॉलिसी या फिर प्रोग्राम बनाए गए हैं, ठीक है, ये क्या है, प्रोवाइड नहीं कर पाते हैं टारगेट को या फिर स्पेसिफिक रिसोर्स एलोकेशन फॉर सेफ्टी। रिसोर्स का मतलब यहाँ पर रुपए पैसों की एलोकेशन से रिलेटेड है। गवर्नमेंट जो पैसा एलोकेट करती है उसको लेकर के यहाँ पर बात बताई जाती है। अब कहीं कहीं जहाँ पर पैसा दिया भी गया है, ठीक है, तो उस पैसे को निचले लेवल तक यूज़ ही नहीं किया जाता, मतलब वो पैसा बचा का बचा रह जाता। और यहाँ पर ये भी बताया जाता है स्मॉल पोर्शन इज स्पेंड ऑन स्टाफ फॉर सेफ्टी किट्स और ट्रेनिंग, मतलब कि कुछ जो हिस्सा है पैसे का वो कहाँ पर खर्च कर दिया जाता है, स्टाफ में कर दिया जाएगा। इसके अलावा जो सेफ्टी किट्स होती है या फिर ट्रेनिंग होती है वहाँ पर खर्च कर दिया जाता है। फैटिलिटीज़ मतलब डेथ किस प्रकार से बढ़ रही है यहाँ पर बताया जाता है। यदि हम नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो का डाटा देखें, नंबर ऑफ फैटिलिटीज़ एंड रेट ऑफ डेथ, किस किस हिसाब से हम देख रहे हैं, 1 लाख पॉपुलेशन में कितने लोगों की डेथ हो रही है ड्यू टू इलेक्ट्रिक शॉक, बिजली के झटके से 1 लाख में कितने लोगों की डेथ होती है। इसके अलावा कहीं कहीं आग भी लग जाती है बिजली के कारण, उसके कारण भी डेथ हो जाती है। तो दोनों ही चीज़ें, इलेक्ट्रिक शॉक्स और जो फायर के केसेस हैं फैटिलिटीज़ में, वो पिछले कुछ सालों में बढ़ते ही जा रहे हैं। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल के तौर पर यहाँ पर बताया जाता है 1990 में ये डेटा कैसा था, 2957 डेथ होती थी। 2957 टोटल डेथ्स है और 0.36 डेथ पर लाख पॉपुलेशन। 1 लाख पॉपुलेशन में लगभग 0.36 डेथ हो रही हैं। ये 1990 का डेटा है। अब यही जो डेथ का आंकड़ा है वो बढ़कर के
15,258 डेथ्स हो गया है, और जो डेथ का रेट है 1 लाख में वो कितना हो गया है, 1.13 डेथ पर लाख पॉपुलेशन इन 2020। 2020 का डाटा कितना हो गया, 1.13 डेथ इतने लोगों की डेथ हो रही है, ये एवरेज बताया जाता, मतलब कि 10 लाख में एक से भी ज़्यादा लोगों की डेथ हो जा रही है, लेकिन वो जो डाटा है वो 2 से कम। दूसरा डाटा हम देख रहे हैं CEA से, सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी, उसका क्या कहना है, ये भी सेम स्टोरी बताती है इन द टर्म ऑफ इंक्रीजिंग फैटल एक्सीडेंट। ये भी बताता है कुल मिलाकर के जो फैटल एक्सीडेंट हो रहे हैं, मृत्युदायक एक्सीडेंट हो रहे हैं, वो बढ़ रहे हैं। अब इसमें मेंशनिंग ये किया गया है कि कई सारी जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, ठीक है, मतलब विकसित देशों की बात करी जा रही है, द नंबर्स ऑफ डेथ हैज़ बीन रिड्यूसिंग। जो विकसित देश है वहाँ पर जो डेथ का आंकड़ा है वो कम होते जा रहा है, लेकिन वहीं जो डेवलपिंग कंट्री है वहाँ पर ये डेटा अच्छा नहीं है। और यहाँ पर बताया जा रहा है पर लाख 1 लाख पॉपुलेशन में कितने लोगों की डेथ होती है, तो 0.03 और लोअर, ये विकसित देशों का डाटा यहाँ पर बताया गया है। तो जो एक्सीडेंट्स हैं, ठीक है, कहने के हिसाब से तुरंत नहीं होते हैं, लेकिन यहाँ पर बताया जाता है कि किसी न किसी कारणवश ही हो रहे हैं। अब हमारे पास कुछ डेटा है अवेलेबल, उसके हिसाब से हम देख लेते हैं। ऐसा लगता है कि 90% से भी जो ज़्यादा पीपुल हैं वो जिनकी डेथ हो रही है इलेक्ट्रिकल एक्सीडेंट से, वो होते हैं जनरल पब्लिक, क्योंकि उनको ज़्यादा कुछ नॉलेज नहीं होता। घर में भी यदि बिजली के उपकरण लगाएंगे तो उतनी क्वालिटी के नहीं रहते हैं, ठीक है, कम में ही काम चलाने की कोशिश करते हैं, और उनकी आयु ज़्यादा नहीं रहती है बिजली के उपकरणों की। बहुत सारी बातें, जैसे कि ISI के उपकरण हमें ख़रीदना है इत्यादि, तो वो लोग नहीं अफोर्ड कर पाते हैं, इसलिए जो जनरल पब्लिक है ना, ज़्यादातर एक्सीडेंट 90% लोगों की डेथ जो होती है वो 90% लोग उसमें जनरल पब्लिक शामिल होते हैं। अब यहाँ पर ऐसा बताया जाता है, तो इस प्रकार का किसी भी प्रकार से यदि प्रयास किया जा रहा है कि हम इस प्रकार के एक्सीडेंट को क्या करें, रिड्यूस करें, तो इसमें इंक्लूड होना चाहिए सेफ्टी ऑफ जनरल पब्लिक एज ए टॉप प्रायोरिटी। सरकार यदि कोई भी नियम कानून लेके आती है तो उसमें जनरल पब्लिक को ध्यान में रखते हुए ही नियम कानून बनाने होंगे, ठीक है। वहीं यदि हम जियोग्राफिकली देखें, ठीक है, मतलब लोकेशन के हिसाब से देखें कि गाँव में ज़्यादा लोगों की डेथ हो रही है या फिर शहरों की, तो सबसे ज़्यादा जो डेथ होती है ना, एक्सीडेंट होते हैं, वो ग्रामीण क्षेत्र में होते हैं। इसका रीज़न यहाँ पर बताया जा रहा है, जैसे कि तेज़ी के साथ में अर्बनाइजेशन हो रहा, तेज़ी के साथ में शहरीकरण होते जा रहा है। दूसरी बात, ठीक है, देखो गांव में तो ज़्यादातर जो एक्सीडेंट है हो ही रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ में हम ये भी देख रहे हैं कि तेज़ी के साथ में अर्बनाइजेशन होते जा रहा, गाँव जो है शहरों में तब्दील होते जा रहे हैं। तो जो पुअर अर्बन लोकेलिटीज़ हैं, यहाँ पर भी हमें ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पर भी जो डेटा है वो ख़राब बताया जाता है, ठीक है। यदि हम इलेक्ट्रिकल के टर्म में देखें तो जो मोस्ट एक्सीडेंट होते हैं वो कहाँ पर देखने को मिलते हैं, जहाँ पर बिजली का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। इसके अलावा कहाँ पर, नॉन इंडस्ट्रियल कंज्यूमर लोकेशन में, मतलब ऐसी जगह जो कि इंडस्ट्री में शामिल नहीं है, ऐसी लोकेशन में भी ज़्यादा एक्सीडेंट इलेक्ट्रिकल के टर्म में होते हैं। अब बताया जाता है कि ज़्यादातर जो फैटलिटीज़ हैं, मृत्यु है, वो कहाँ पर देखने को मिल रही है, तो ये हमें मिलती है देखने को डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क में। जनरली बताया दिया जाता है कि उसकी कैपेसिटी कितनी है, स्पेसिफिकली यहाँ 11 किलोवाट एंड लो टेंशन सिस्टम में, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में ज़्यादातर डेथ देखने को मिलती है। इसके अलावा जो लो टेंशन कंज्यूमर लोकेशन है, यहाँ पर भी ज़्यादा से ज़्यादा डेथ देखने को मिल रही है, एंड देयर फॉर नीड हायर अटेंशन, इसलिए हमें यहाँ पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। तो जो इमीडिएट काज है, कारण है एक्सीडेंट का, वो मेजॉरिटी ऑफ केसेस का क्या है, ठीक है। एक तो रीज़न ये है आपको बिजली के झटके लग गए, है ना, तो वो एक्सीडेंटल डेथ हो गई।
एक्सीडेंटल कांटेक्ट विथ लाइव कंडक्टर है ना, आप खुले तार में बिजली प्रवाहित हो रही है, धोखे से आपने हाथ टच कर दिए या फिर जानबूझकर तो नहीं होता है, लेकिन गलती से ही यदि हो जाता है, टच हो जाता है जो लाइव कंडक्टर होते हैं, तो वहाँ से फिर आपको बिजली का झटका लगता है। तो ज़्यादातर केसों में ऐसा ही होता है कि जो बिजली के नंगे तार रहते हैं उनको छूने से डेथ होती है। यहाँ पर रीज़न बताया जाता है, ठीक है। जो कंडक्टर्स रहते हैं ना, उनको कभी भी लटकते हुए नहीं रखना, या तो आप उनको दीवार के अंदर से होते हुए गुजारिए, ठीक है, या तो उनको किसी प्लास्टिक की पट्टी से आप कवर कर दीजिए। तो हैंगिंग नहीं होना चाहिए बिजली के तार, ठीक है। और दूसरी बात, जो स्विच बोर्ड रहते हैं, बटन के बोर्ड रहते हैं हमारे बिजली के, जहाँ पर टीवी फंसाते हैं, मोबाइल चार्ज करते हैं, वो बिजली के बोर्ड की हाइट थोड़ी ज़्यादा रहना चाहिए, लो हाइट में नहीं होना चाहिए। अब सेकंड जो मेजर रीजन बताया जा रहा है वो है क्या, आग का रीजन, है ना। जैसे कहीं पर इलेक्ट्रिकल फॉल्ट आ गया है तो सीधे सीधे आग पकड़ देती। इससे लगभग 12% एक्सीडेंट देखने को मिले। इसके अलावा आपने जो घर का कंस्ट्रक्शन काम कराया है वो उसका डिजाइनिंग सही नहीं है। इसके अलावा इनएक्यूरेट मेंटेनेंस, टाइम में हमें बिजली के उपकरणों की मेंटेनेंस करवाना ज़्यादा ज़रूरी रहता है। प्रोटेक्शन सिस्टम यदि हमारे घर में नहीं है तो एक्सीडेंट होना ही है। इसके अलावा लैक ऑफ सेफ्टी अवेयरनेस, सबसे बड़ी बात यह है कि सेफ्टी अवेयरनेस से रिलेटेड सरकार किसी भी प्रकार के प्रोग्राम नहीं चलाती है, इसलिए आम नागरिकों को ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आता है कि हमें बिजली का यदि झटका लगता है ऐसे क्या क्या उपाय करने चाहिए जिससे एक्सीडेंट कम से कम हो सके बिजली के कारण। अब बात की जाती है सेफ्टी चेक्स एंड बैलेंस की, ठीक है। देखिए CEA के द्वारा कुछ सेफ्टी रेगुलेशन को प्रिपेयर किया गया है, ठीक है। जो ऐसा कहा जा रहा है कि जो इलेक्ट्रिसिटी यूटिलिटीज़ हैं उन लोगों को इसको फॉलो करना है, लेकिन यहाँ पर किसी भी प्रकार का मैकेनिज्म नहीं बनाया जा गया है जो कि इंश्योर कर सके कि जो यूटिलिटीज़ हैं उनको फॉलो कर रहे हैं, चाहे लोग हो, चाहे कोई एंटाइटी हो, चाहे कोई भी हो। एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर बताया जा रहा है जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज होती हैं जो बिजली का वितरण करती हैं, उनसे ये एक्सपेक्टेशन किया जाता है कि उनके यहाँ पर सेफ्टी ऑफिसर होना चाहिए एंड कंडक्ट पीरियडिक सेफ्टी ऑडिट, टाइम पर सेफ्टी से रिलेटेड ऑडिट वहाँ पर होना चाहिए। These are not done because revenue collection and fault repairs are higher priorities. कंपनी ये सब बातों में ध्यान नहीं देती है, कंपनी का ध्यान रहता है खाली रिवेन्यू के कलेक्शन में। जहाँ कहीं भी बिजली में कटौती हो रही, कहीं कोई फॉल्ट आ रहा है तो लोगों को वहाँ पर भेज दिया जाता है, रिपेयरिंग का काम चालू हो जाता है, इसमें कंपनी ज़्यादा ध्यान देती है। इसके अलावा इलेक्ट्रिकल जो इंस्पेक्टर रहते हैं उनके बारे में क्या बताया जा रहा है, राज्य सरकार से या फिर केंद्र सरकार से यह एक्सपेक्ट किया जाता है कि जो वहाँ पर काम करने वाले इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर्स हैं वो अप्रूवल दें, कनेक्शन को प्रोवाइड करें, लाइसेंस को, लाइसेंस किसके, जो बिजली का काम करते हैं इलेक्ट्रीशियन लोग, उनको लाइसेंस प्रोवाइड करेंगे। इसके अलावा कंडक्ट करेंगे इंक्वायरीज ऑन एक्सीडेंट, जहाँ कहीं भी एक्सीडेंट होता है तो उनको इंक्वायरी करने का काम दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर बताया जा रहा है कि ये जो इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर होते हैं अंडर स्टाफ्ड बताया जा, अब इनके लिए भी तो कुछ स्टाफ चाहिए, ठीक है। खाली ये लोग अकेले मिलकर के तो काम करेंगे तो उतना तेजी से नहीं हो पाएगा, इसलिए बताया जाता है कि जो अंडर स्टाफ्स वाली कंडीशन है इसके चलते चलते भी काम पूरा नहीं हो पाता, ठीक है। एज फॉर सेफ्टी प्रोफेशनल की यदि हम बात करें, उनका जो मेन फोकस रहता है वो इंडस्ट्रियल सेफ्टी को लेकर के रहता है। बिजली के कारण होने वाले एक्सीडेंट, उसके कारण होने वाली डेथ, ठीक है, उसके कारण होने वाला जो भी नुकसान है, आग लग गई है तो नुकसान होना है, तो उस पर ज़्यादा उनका ध्यान नहीं रहता। नॉट ऑन सेफ्टी एस्पेक्ट ऑफ द रूरल पब्लिक, मतलब कि जो जनरल पब्लिक है उसकी सेफ्टी के ऊपर वो लोग बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। कई सारे जो वेल मीनिंग ग्रास रूट ऑर्गेनाइजेशन हैं जैसे कि NGO वगैरह रहते हैं, वो फोकस किस में करते हैं, बिजली के कारण कहीं आग लग गई है, किसी लोगों की डेथ हो गई है तो उनको क्या मिले, एक्स ग्रेड क्या मिले, मतलब कि उनको रुपए पैसे मिल जाए, कंपनसेशन उनको मिल जाए, इस पर उनका ज़्यादा ध्यान रहता है, ठीक है। वो इस बात पर ध्यान नहीं देते हैं कि हमें बिजली के कारण जो एक्सीडेंट हो रहे हैं उनको रोकना है, उनका मेन ध्यान रहता है किस पर, कंपनसेशन को लेकर के।
अब देखिए यहाँ पर एक और बात बताई जाती है, जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, स्टेक होल्डर में कौन कौन लोग हैं, हो गए कंपनी हो गई, जनरल पब्लिक भी हो गई, इसके अलावा एनजीओ हो गए, कुछ इंस्पेक्टर वगैरह के भी हमने बारे में बात करी थी। तो सारे जो लोग हैं इनके बीच में कोऑर्डिनेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, अभी जो करेंट सेफ्टी रेगुलेटरी रिजीम है उसका यदि इम्प्लीमेंटेशन होता है, ठीक है, तो उसको हम सिग्निफिकेंटली रूप से टाइटन कर सकते हैं सेफ्टी नॉर्म को। वो कैसे करके होगा, बेटर डाटा कलेक्शन, ठीक है, कहाँ कहाँ पर कौन से एक्सीडेंट हुए हैं, किस जगह में हुए, किस एरिया में ज़्यादा होते हैं और उनका रीज़न क्या है, ठीक है, उनको रोकने के लिए क्या क्या उपाय किए गए हैं। इस प्रकार की बेटर डाटा कलेक्शन की हमको ज़रूरत पड़ती है। इसके अलावा हमें इंट्रोड्यूस करना है सेफ्टी एस्पेक्ट को, और जो सेफ्टी एस्पेक्ट प्रोग्राम है वो नेशनल लेवल के होना चाहिए, लोगों को जागरूक करने के लिए। हमारी जो संस्थाएं हैं उनको मजबूत करना है सेफ्टी के मामले में, उद्योग वगैरह उनको। इसके अलावा डेवलप करना है सेफ्टी मैट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को। सेफ्टी के जो मानक हैं उन्हें हमें तय करना पड़ेगा, जो भी बिजली को डिस्ट्रीब्यूट करने वाली कंपनियां उनके लिए। इसके अलावा हमें इन्वॉल्व करना है पब्लिक को, प्रोफेशनल्स को, सेफ्टी इनिशिएटिव्स। जब भी सेफ्टी कोई इनिशिएटिव लिया जाता है, सेफ्टी से रिलेटेड कोई उपाय उठाए जाते हैं, तो जनरल पब्लिक को भी शामिल करिए, उनकी राय जानिए, और जो प्रोफेशनल हैं उनको भी शामिल करिए। इसके साथ साथ में एक और चीज़ इम्पोर्टेंट हो जाती है टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन। बहुत सारी जो ऐसी कमियां हैं, गलतियां हैं, फॉल्ट्स हैं, हम टेक्नोलॉजिकल यदि इनोवेशन करते हैं तो उसको हम रोक सकते हैं। तो आज के टाइम में ज़रूरत है एक प्रकार से, किस चीज़ की ज़रूरत है, नेशनल लेवल पर प्रोग्राम चाहिए हमको, ताकि हम रिड्यूस कर सकें इलेक्ट्रिकल एक्सीडेंट्स को। किस एरिया में सबसे ज़्यादा जो बात करी जा रही है यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को लेकर के, ठीक है, ताकि जो काम का जो स्कोप है ना वो एकदम क्लियर हो सके। इसके अलावा सफिशिएंट रिसोर्स को एलोकेट करिए, चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे वो राज्य सरकार हो, सभी को अपनी तरफ से पैसे एलोकेट करने की ज़रूरत है इस सेक्टर में। इसके अलावा टाइम टाइम पे हमें मॉनिटरिंग करना है, और यदि हमने कोई मैकेनिज्म को लागू किया है तो उसको वेरिफिकेशन भी करना है। अब स्टेट क्या कर सकते हैं, स्टेट डिस्ट्रिक्ट को पकड़ सकते हैं कि हम डिस्ट्रिक्ट लेवल पर काम करें, कि डिस्ट्रिक्ट लेवल में प्रोग्रेस हो पा रही है या नहीं हो पा रही। ऐसे कौन से डिस्ट्रिक्ट हैं जहां पर रिपोर्ट हो रहे हैं हाई एक्सीडेंट पिछले कुछ सालों में, ठीक है, एंड चार्ट आउट ए प्रोग्राम टू रिड्यूस एक्सीडेंट। इसके बाद आप कोई भी प्रोग्राम तैयार करिए इस प्रकार के एक्सीडेंट को कम करने के लिए, ठीक है। तो इस प्रकार के कुछ जो मेजर्स हैं वो इंश्योर कर सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई है ना इज़ नॉट ओनली यूनिवर्सल, बिजली की सप्लाई तो आप पूरे देश में दे रहे हो, अफोर्डेबल भी है एंड गुड क्वालिटी, बट आल्सो सेफ। लेकिन उसमें आपको ये भी ध्यान रखना है कि हम ये सब जो प्रोवाइड कर रहे हैं वो कितना सेफ है। इसके बाद वाला जो आर्टिकल है वो है पुलिस कस्टडी में, जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन के लिए इन्वेस्टिगेशन करती है कैदियों की, उस दौरान जो उनके द्वारा मारपीट की जाती है, बर्बरता अपनाई जाती है, और इसी चक्कर में फिर कैदियों की डेथ हो जाती है। इसको लेकर के हमारे भारत में क्या नियम कानून बनाए गए हैं, अभी कंडीशन कैसी है, कितनी डेथें होती हैं हर साल, इसी प्रकार से कौन से एरिया में ज़्यादा डेथ हो रही है, और सरकार को क्या क्या कदम उठाने की ज़रूरत है, या फिर पुलिस जो डिपार्टमेंट है इस प्रकार से बर्बरता और हिरासत में होने वाली हिंसा करने की बजाय और कौन से कदम पुलिस के द्वारा उठाए जा सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर तो फॉरेन में जो कदम उठाए जाते हैं उसका भी यहाँ पर उल्लेख किया जा सकता है। अब एक बात यहाँ पर ये कही जाती है कि केवल टेक्नोलॉजी का सहारा लेकर के कस्टोडियल जो डेथ हो रही हैं उसको आप नहीं रोक सकते हो। यहाँ एक पिना का वर्ड यूज़ किया गया है जिसका मतलब होता है निवारक या फिर रामबाण। तो खाली टेक्नोलॉजी अकेली एक ऐसी रामबाण औषधि नहीं है जिसका आप हर जगह इस्तेमाल कर लो कि कस्टोडियल डेथ हो रही है तो टेक्नोलॉजी का हमें इस्तेमाल करना तो उससे रुक जाएंगी। इसके अलावा क्योंकि यहाँ पर फ़ायदे तो बताए ही गए हैं, इसके साथ साथ में इसके नुकसान भी बताए गए हैं। तो पुलिस की बर्बरता और जो हिरासत में हिंसा हो रही है इस मामले में भारत का रिकॉर्ड बहुत खराब रहा है। जैसे यहाँ पर स्टार्टिंग में ही कुछ आंकड़े बता दिए जाते हैं
कि भारत में जो रिकॉर्ड है वो अच्छा नहीं रहा है पुलिस की बर्बरता को लेकर के और कस्टोडियल डेथ वायलेंस को लेकर के। 2001 से लेकर के 2018 का आप डाटा देख लीजिए, जिसमें बताया जा रहा है कि 1727 पर्सन्स की डेथ हुई है पुलिस कस्टडी में जांच के दौरान, इन्वेस्टिगेशन के दौरान। और पुलिस वालों के लिए क्या है, क्या कार्रवाई हुई, केवल 26 पुलिसमैन कन्विक्टेड हुए हैं इस प्रकार की डेथ्स को लेकर के। इसका मतलब ये है कि पुलिस वाले एकदम निर्भीक हो जाते हैं कि हम चाहे जो कर लें हमारा कुछ नहीं हो सकता। जहां 1727 लोग मरे हैं और वहां केवल 27 पुलिस वालों को दोषी ठहराया गया है। ठीक है, इसलिए इस पर भी ध्यान देना है कि ये जो दोनों का जो रेशियो है ना वो तो कम से कम बराबर हो। अब हाल ही में तमिलनाडु बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहा था, क्योंकि वहाँ पर भी इसी प्रकार की कस्टोडियल डेथ हुई थी। ठीक है, तो जो मेथड्स इस्तेमाल की जाती है पुलिस के द्वारा ड्यूरिंग इंट्रोडक्शन, इस दौरान तमिलनाडु न्यूज़ में रहा था, क्योंकि इंट्रोगेशन के दौरान ही उस व्यक्ति ने दम तोड़ दिया था। ठीक है, अब ये कोई अनकॉमन नॉलेज नहीं है कि जो पुलिस हैं व्हेन दे ग्रो इंक्रीजिंगली फ्रस्ट्रेटेड, अब जब कभी उनका दिमाग खसकता है, जब कभी वो फ्रस्ट्रेट होते हैं, तो वो फिर अपना गुस्सा कैदियों के ऊपर उतार देते हैं। इसी के चलते चलते फिर या तो हाथ पैर टूटेंगे या फिर डेथ तक हो जाती है कैदियों की। ठीक है, एकदम घुमावदार जब भी उनका इंटोग्रेशन होगा किसी कैदी के साथ साथ में, तो ये एकदम कॉमन सी बात हो गई। समटाइम्स रिजोर्ट टू टॉर्चर एंड वायलेंस विच कुड लीड टू डेथ, कई बार उनको टॉर्चर किया जाता है, उनके साथ वायलेंस की जाती है और आखिरी में फिर जब कैदी सह नहीं पाता है तो उसकी डेथ हो जाती है। ठीक है, तो कंडीशन ऐसी हो गई है कि सरकार भी पैसा भी खर्च कर रही है, समय तो जा ही रहा सरकार का, लेकिन इसके बाद भी इस प्रकार के जो इंसिडेंट है वो रुक नहीं रहे। कस्टोडियल जो डेथ है वो कॉमन हो गई हैं आज के टाइम में, जबकि हम बहुत सारा जो टाइम है उसको खर्च कर रहे हैं, इसके साथ साथ में मनी को भी खर्च कर रहे हैं ऑन द ट्रेनिंग ऑफ पुलिस पर्सनल। ठीक है, ताकि जो साइंटिफिक मेथड्स है ना इन्वेस्टिगेशन के लिए ये लोग अपना सकें, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा। इसके रीज़न बताए जाते हैं। ठीक है, जो पुलिस वाले लोग हैं ना वो अलग अलग बैकग्राउंड से होते हुए आते हैं एंड विथ ए डिफरेंट पर्सपेक्टिव। हर एक पुलिस वाले की अपनी अपनी नज़रिया रहती है, अपनी अपनी सोच रहती है, और उसी नज़रिया को फिर वो इस्तेमाल करते रहते हैं। किसकी जगह में, वैज्ञानिक मेथड अपनाने की जगह में अपने हाथ पैर का ही इस्तेमाल करते हैं। अब टेक्नोलॉजी की यूज़ को लेकर के कहा जा रहा है, तो जो कस्टोडियल का जो प्रॉब्लम है ना, तो इससे जो टेक्नोलॉजी है वो प्रपोज़ की जा रही है कि वो एक सिल्वर बुलेट की तरह काम करे, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा। जो टेक्नोलॉजी है ना पुलिस वालों के लिए काफ़ी कठिन काम हो गया है। टेक्नोलॉजी तक पहुंचना, टेक्नोलॉजी का यूज़ करना, वो एकदम सरल से सरल तरीका अपनाते हैं इन्वेस्टिगेशन के लिए। कई सारे टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशन अवेलेबल हैं ताकि प्रिवेंट किया जा सके कस्टोडियल डेथ को, जैसे कि उसमें शामिल है बॉडी कैमरा, इसके अलावा ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डेफिब्रिलेटर्स, जिसको हिंदू में वितंतु विकंपनित्र बोलते हैं। ये क्या होता है, हृदय की जो मांसपेशी होती है उनकी हरकत को बिजली के झटके दे करके नियंत्रित करने वाली मशीन होती है। ये सारी मशीनें भी आ गई हैं। तो एक ऐसा हम कह सकते हैं, यहाँ पर कोई डाउट नहीं है कि टेक्नोलॉजी हमें हेल्प करेंगी किसकी, कस्टोडियल डेथ्स को बचाने के लिए। एग्जाम्पल के तौर पर बताया जा रहा है कि बॉडी कैमरा का इस्तेमाल किस प्रकार से किया जाता है और क्यों करते हैं। तो जो बॉडी कैमरास होते हैं ना वो क्यों लगाए जाते हैं, ठीक है, ताकि वो कुछ करने की संभावना है ना उसको युक्त कर सके। ठीक है, मतलब कि यदि वो कुछ कहने वाला है, कुछ बताने वाला है, उसकी संभावना को पढ़ा जा सके। दूसरी बात है डिसेप्शन डिटेक्शन टेस्ट, शॉर्टकट में DDT इनको बोलते हैं। ठीक है, विच डिप्लॉय टेक्नोलॉजीज सच एज पॉलीग्राफ, इसके अंतर्गत में पॉलीग्राफ आ जाता है। इसके अलावा नार्को एनालिसिस आता है, ब्रेन मैपिंग आती है,
कुड बी वैल्यूएबल इन लर्निंग इंफॉर्मेशन दैट इज़ नॉन ओनली टू ए क्रिमिनल रिगार्डिंग ए टाइम। इन सब का यूज़ किया जाता है क्रिमिनल के माइंड को पढ़ने के लिए। अब जो डीडीटी के इतने सारे हमने ऑप्शन लिए हैं उसमें से बताया जा रहा है ब्रेन फिंगरप्रिंटिंग सिस्टम, शॉर्टकट में इसको बीएफएस बोलते हैं। ये एक प्रकार से इनोवेटिव टेक्नोलॉजी है। कई सारे जो पुलिस फोर्सेस हैं कंटेम्पलेट मतलब वो सोचते हैं एडिंग टू देयर इन्वेस्टिगेटिव टूल, इनका यूज़ करते हैं वो इन्वेस्टिगेटिव टूल्स के रूप में। दूसरी बात, बीएफएस ने प्रूव भी कर दिया है कि ये हेल्पफुल है प्रॉब्लम को सॉल्व करने में या फिर क्राइम को सॉल्व करने में। इसके अलावा जो परपिट्रेटर्स हैं उनको आइडेंटिफाई किया जा सकता है इसके माध्यम से। परपिट्रेटर्स का मतलब होता है अपराधी। इसके अलावा जो इनोसेंट व्यक्ति हैं, इनोसेंट यदि कोई सस्पेक्ट है तो उसकी भी पहचान इसके द्वारा की जा सकती है और पुलिस उसके ऊपर फिर कोई मुकदमा दायर नहीं करेगी। और फिर बताए जाते हैं लेबोरेटरी, इसके अलावा फील्ड टेस्ट होते हैं बीएफएस के लिए। कहाँ पर? फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, इसके अलावा सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज एंड यूएस नेवी। इसने क्या बताया है, यदि हम बीएफएस का इस्तेमाल करते हैं तो किसी प्रकार की एरर नहीं आती है, ठीक है, और जो फॉल्स है वो पॉजिटिव आएगी हमेशा, मतलब कि गलतियां पकड़ में आ जाती हैं और निगेटिव फॉल्स को भी आप पकड़ सकते हो। तो टेक्निक हमें हेल्प करती है किसमें? इन्वेस्टिगेट एजेंसीज अनकवर क्लूज इन कॉम्प्लिकेटेड केसेस। कुछ कुछ तो बहुत ही ज़्यादा जटिल केसेस होते हैं, वहाँ पर भी टेक्निक का इस्तेमाल करके हम जो रहस्य हैं उनको खोल सकते हैं। 1 जून 2008 की बात करी जाती है। इसमें बताया जाता है कि इंडिया ने कन्विक्टेड ठहराया था, मतलब दोषी ठहराया था एक एक्यूज्ड को बेस्ड ऑन एविडेंस फ्रॉम बीएफएस डिवाइस। बीएफएस डिवाइस के हिसाब से इंडिया ने एक्यूज्ड किया, मतलब कि किसी एक व्यक्ति को दोषी ठहरा दिया था। फिर 2010 में क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आता है, सेल्वी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका। तो इसमें क्या हो गया, इस केस को कैसी पोजीशन दी गई थी, जो एविडेंस थे इनएडमिसेबल थे, मतलब कि उसको अस्वीकार कर दिया गया था, एक्सेप्ट नहीं किया गया था। तो मतलब जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया था उसको यहाँ पर अमान्य कर दिया गया है। ऐसी कंडीशन में फिर पुलिस वाले और भी ज़्यादा निराश हो जाते हैं, तो फिर टेक्नोलॉजी का वो इस्तेमाल नहीं करते। कोर्ट ने क्या चीज़ देखा, ठीक है, तो स्टेट किस चीज़ का ध्यान रखे? देखिए, जो सरकार है ना वो नार्को एनालाइज नहीं कर सकती है, ना ही पॉलीग्राफ का इस्तेमाल कर सकती है और ना ही किसी का ब्रेन मैपिंग टेस्ट कर सकती है किसी भी इंडिविजुअल का, जब तक कि उससे परमिशन ना ली जाए। तो हो सकता है एक जो मना करने का कारण था वो भी ये भी रहा है कि उसकी पर्सनल अनुमति नहीं ली गई थी, ठीक है। अब आपने किसी अपराधी को पहले से ही इन्फॉर्म कर दिए हैं, ठीक है, उससे उसकी सहमति ले लिए। हाउएवर एनी इंफॉर्मेशन और मटेरियल डिस्कवर्ड ड्यूरिंग बीएफएस टेस्ट, तो ऐसा भी हो सकता है आप उसकी सहमति से किसी भी प्रकार की जो इन्फॉर्मेशन है या फिर मटेरियल डिस्कवर कर लेते हैं बीएफएस के टेस्ट में, ये आपके लिए सबूत का काम करेगा। लेकिन यदि आपने उससे सहमति नहीं लिए हैं तो फिर वो किसी काम का नहीं है, क्योंकि जो बीएफएस होता है ना वो हाई एंड टेक्नोलॉजी है और ये काफ़ी खर्चीली है एंड अनअवेलेबल इन सेवरल स्टेट। कई सारे स्टेट में तो ये जानकारी भी नहीं है कि है कि नहीं, हमारे यहाँ तो नहीं है, बस यही जवाब आता है कई सारे स्टेट गवर्नमेंट का। इसके अलावा सर्विलांस और जो बॉम्ब का डिटेक्शन है इसकी जगह में आप रोबोट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जो पुलिस डिपार्टमेंट है ना वो उसने इंक्रीज कर दिया है यूजिंग ऑफ रोबोट्स फॉर सर्विलांस एंड बॉम्ब डिटेक्शन सिस्टम, ताकि उनके खुद के जो पुलिस पर्सनल हैं उनकी जान बचाई जा सके। इसके अलावा रोबोटिक इंट्रोगेशन, जैसे कि आपके सामने कोई पुलिस पर्सनल नहीं बैठेगा अपराधी के सामने, उसकी जगह में रोबोट बैठाया जाएगा आपके इंट्रोगेशन के लिए, आपसे जानकारी जुटाने के लिए। कई सारे डिपार्टमेंट ऐसे हो गए हैं जो कि चाहते हैं रोबोटिक इंट्रोगेटर्स हो, ताकि जो सस्पेक्ट्स है
को उसकी इंट्रोगेटिंग हो सके, उसकी जानकारी जुटाई जा सके। आज के टाइम में कई सारे एक्सपर्ट ऐसे भी हैं जो मानते हैं कि जो रोबोट है, इंसान यदि उनसे कुछ पूछता है तो अपराधी उनका जवाब देंगे और रोबोट भी इस चीज़ में सक्षम है। उससे भी वो एक कदम आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि आंशिक रूप से मनुष्य रोबोटों को उन तकनीकों से प्रक्रिया देने के इच्छुक हैं जैसे कि वे मनुष्यों को देते हैं। ठीक है, मतलब कि यदि कोई कैदी है तो वो पुलिस वाले को भी जवाब देगा ही, ठीक इसी प्रकार से जवाब वो रोबोट को भी देगा, ऐसा यहाँ पर बताया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ कुछ स्टडीज़ सामने आई हैं किसकी, ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन, HCI रिसर्चर जोसेफ वेजिन बर्नम की। उनका क्या कहना है, उन्होंने ये कंक्लूड किया था कि जो कैदी है या फिर सस्पेक्ट्स है माइट बी मोर रिसेप्टिव, वो काफ़ी ग्रहणशील रहता है टू ओपनिंग अप टू ऑटोमेटेड कन्वर्सेशनल काउंटर पार्ट देन पुलिस, मतलब कि वो पुलिस से ज़्यादा अच्छे तरीके से वो रोबोट के साथ में अपना इंट्रोगेशन देगा, ऐसा इन्होंने ये साबित किया था। ठीक है, यहाँ पर काउंटर पार्ट वर्ड यूज़ किया गया है। काउंटर पार्ट मतलब वो व्यक्ति या फिर वस्तु जो अन्य देश या संगठन में समान पद रहता है, उसको प्रतिरूप या फिर प्रतिस्थानी कहा जाता है। अब कई सारे रोबोट्स हैं जिनमें हम AI और सेंसर टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इनसे क्या क्या फ़ायदा होगा, ठीक है, जो सस्पेक्ट है ना उनकी जांच पड़ताल बहुत तेज़ी के साथ में आप कर पाएंगे। दूसरी बात, यूटिलाइज प्यूरेसिव टेक्नोलॉजी लाइक फ्लैटरी, शैम एंड कोएरेशन। इसके अलावा स्ट्रेटजिकली यूज़ ऑफ बॉडी लैंग्वेज, यदि रोबोट में हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सेंसर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं तो ये संदिग्धों के साथ में संबंध बना सकते हैं, उनसे जानकारी उठा सकते हैं, जैसे चापलूसी, शर्म, ज़बरदस्ती जैसे जो प्रेरक टेक्निक का यदि हम यूज़ कर रहे हैं तो आप कुल मिला के बॉडी लैंग्वेज के माध्यम से जानकारी जुटा रहे हैं। अब जैसे कि यूनिवर्सिटी ऑफ एरिजोना का यहाँ पर एग्जांपल बताया जाता है कि इन्होंने क्रिएट किया था ऑटोमेटेड इंट्रोगेशन टेक्नोलॉजी को, मतलब आप रोबोट ही इसको समझ लीजिए, जिसका नाम रखा गया था अवतार। कार्ड इसका नाम था ऑटोमेटेड वर्चुअल एजेंट फॉर ट्रूथ असेसमेंट इन रियल टाइम। और जो कैनेडियन बॉर्डर सर्विस एजेंसी है ना, उसने टेस्ट किया था अवतार को पिछले ही साल। HCI सिस्टम यूज़ करता है किसका किसका, विजुअली, इसके अलावा ऑडिटरी है ना, विजुअली मतलब देख के, ऑडिटरी मतलब बोलने के माध्यम से, और नियर इंफ्रारेड एंड अदर सेंसर, इंफ्रारेड सेंसर भी इसमें लगा रहेगा। इसके अलावा कुछ और भी सेंसर रहेंगे ताकि स्क्रूटनी की जा सके, जांच की जा सके सस्पेक्ट की आई को, वो आँखों को देखकर, आँखों के मूवमेंट को देखकर ही कैदी सच या झूठ बोल रहा है उसका पता लगाया जा सकता है। इसके अलावा उसकी आवाज़ से भी पता चल जाएगा एंड अदर क्वालिटीज़ थ्रू आउट द इंट्रोगेशन। जब तक इंट्रैक्शन हो रहा है तब तक उसकी आंखों को देखा जाता है, उसकी वॉइस को देखा जाएगा, ठीक है, पूरा जब तक इंट्रोगेशन हो रहा है। हाईली एक्यूरेट की बात करी जाती है तो कुल मिलाकर जो इन्फॉर्मेशन प्राप्त हुई है, एवरेज इन्फॉर्मेशन जो हमें मिली है, एंड इट्स एनालाइज बाय द सिस्टम हैव बीन हाईली एक्यूरेट। सिस्टम के माध्यम से यदि हम जानकारी जुटा रहे हैं तो वो काफ़ी हद तक सही रहती है। जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग की बात करी जा रही है, आज के टाइम में ये इमर्ज होके आ रहे हैं टूल ऑफ इंटरोगेशन। पुलिस की बजाय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग का इस्तेमाल होने लगा। आर्टिफिशियल से आप डिटेक्ट कर सकते हैं ह्यूमन इमोशंस को और प्रिडिक्ट लगा सकते हैं उसके बिहेवियर को, कैदी के व्यवहार को। इसीलिए ये हमारे पास काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं। ML मतलब मशीन लर्निंग कैन इन रियल टाइम अलर्ट सुपीरियर्स व्हेन पुलिस आर मेटिंग आउट इन ह्यूमन ट्रीटमेंट टू सस्पेक्ट। आपको यदि अभी के अभी कुछ पता लगाना है, ठीक है, वास्तविक समय में वरिष्ठों को सतर्क करने के लिए मशीन लर्निंग का इस्तेमाल किया जा सकता है। वैलिड कंसर्न बताए जाते हैं कि कौन कौन सी चिंताएं हैं। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आप इस्तेमाल कर रहे हैं, रोबोट का इस्तेमाल कर रहे हो, ये तो अच्छी बात है, लेकिन सब कुछ सही सही नहीं होता, ठीक है। दोनों लीगली और एथिकली यदि देखा जाए ना तो इसके फ़ायदे भी हैं और नुकसान भी।
जैसे कि यहाँ पर होता है बायस का मतलब भेदभाव का ज़्यादा खतरा रहता है। इसके अलावा द पेरिल ऑफ ऑटोमेटेड इंटरोगेशन टैक्टिक्स, किस प्रकार की टैक्टिक्स का आप इस्तेमाल कर रहे हो ऑटोमेटेड इंटरोगेशन में, ये भी एक प्रकार से खतरा ही, रिस्क ही होता है। 3.8 रहता है मशीन लर्निंग एल्गोरिदम का, टारगेटिंग इंडिविजुअल एंड कम्युनिटीज़। हो सकता है आप पार्टिकुलर किसी कम्युनिटी का भी को टारगेट करने लग जाओ मशीन लर्निंग की सहायता से। इसके अलावा इस सर्विलांस टेक्नोलॉजी का मिसयूज़ भी हो सकता है, इसीलिए कहा गया है शुरू में ही कि हर चीज़ के इलाज के लिए टेक्नोलॉजी एक रामबाण इलाज नहीं है। तो इस प्रकार से आप कह सकते हो जो टेक्नोलॉजी आज के टाइम में अवेलेबल है पुलिस के लिए, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ के लिए भी, ठीक है, वो आज के टाइम में कॉन्स्टेंटली इम्प्रूव हो रही है क्योंकि उसमें कमियाँ भी हैं। इट इज़ रिस्ट्रिक्टेड ए टूल दैट कैन नॉट इरेडिकेट कस्टोडियल डेथ, है ना। ये जो टूल है ना वो सीमित ही है, आप समझ लीजिए, जो कि इरेडिकेट कर रहा है कस्टोडियल डेथ को कम कर रहा है। जबकि इट माइट प्रोवाइड कंफर्ट एंड ट्रांसपेरेंसी, इट कैन नेवर एड्रेस अंडरलाइंग इशू दैट लीड टू दिस सिचुएशन। तो जब तक कि ये सरल ना हो जाए, इसके अलावा इसमें पारदर्शिता नहीं आ जाती है, तब तक कि जो अंडरलेइंग इशू हैं, प्रॉब्लम हैं, इस सिचुएशंस को लेकर के वो सॉल्व नहीं हो सकती। अब हमें फिर डिसीजन मेकर्स की तरफ चलते हैं और उनको देख लेते हैं कि उनको क्या क्या चीज़ की ज़रूरत है, ठीक है। तो जो पॉलिसी मेकर्स हैं उनको क्या क्या करने की ज़रूरत है, इनकम्पासिंग लीगल इनैक्टमेंट्स, ठीक है, जो भी कर रहे हैं वो आप वो लीगली होना चाहिए। दूसरी बात, टेक्नोलॉजी भी ध्यान में रखना है आपको, अकाउंटेबिलिटी होना चाहिए, ट्रेनिंग होना चाहिए, और कमेटी का रिएक्शन कैसा आ रहा है इसको भी ध्यान में रखना ज़रूरी है यदि आप पॉलिसी बनाते हो। हमारा जो लॉ कमीशन है इंडिया का, उसने प्रपोज किया था 2003 में टू चेंज द एविडेंस एक्ट, है ना, एविडेंस एक्ट को चेंज करना चाहिए, टू प्लेस द ऑनर्स ऑफ प्रूफ ऑन द पुलिस फॉर नॉट हैविंग टॉर्चर सस्पेक्ट इन इम्पोर्टेंट इन दिस रिगार्ड। इसी मामले में ये है कि टॉर्चर जो किया जाता है वो सही नहीं है। और दूसरी बात ये है, इस प्रकार की जो घटनाएं घटित हो रही हैं वो कब रुकेंगी, जब आप पर्सनल के खिलाफ स्ट्रिक्ट कार्रवाई लेते हैं, तभी जा कर के इस प्रकार की कार्रवाई रुक सकती है जो कि पुलिस के द्वारा होती है, ठीक है। ये जो केस का उल्लेख किया गया है यहाँ पर, DK बासु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल 1997 में सुप्रीम कोर्ट का आर्डर बताया गया था, ठीक है। 2017 में एक बिल लाया गया था, प्रिवेंशन ऑफ टॉर्चर बिल 2017, ठीक है। और आज तक ये डेट आ गई है, लेकिन अभी तक इस नियम कानून को, इस अधिनियम को रिव्यू नहीं किया गया है। तो ये हमने देख लिए थे पुलिस कस्टडी में होने वाली डेथ और टॉर्चर से रिलेटेड, ठीक है। अगला एडिटोरियल हम देखने वाले हैं मणिपुर में जो लैंडस्लाइड हुआ है उसके चलते चलते जो डेथ हुई है उसका यहाँ पर कारण बताया जाता है, और अन्य राज्यों का भी डाटा यहाँ पर लिया जाता है। सरकार को कौन कौन से प्रयास करने की ज़रूरत है, कौन कौन सी कमियाँ हैं, और इस प्रकार की जो घटनाएं आज के टाइम में आ रही हैं वो आखिर हो क्यों रहा है, ठीक है। तो ये सरकार के लिए एक प्रकार से वेकअप कॉल है, जगाने वाली कॉल है सरकार को। लैंडस्लाइड जो हमको देखने को मिला था मणिपुर में, वो कैसा था, अवॉइडेबल था, और मैन मेड एक्शंस थे, इसी के चलते चलते ये घटित हुआ। अवॉइडेबल मतलब हम उसको अवॉइड कर सकते थे, और दूसरा नेचुरल रीज़न यहाँ पर नहीं बताया जा रहा है, यहाँ पर बताया जा रहा है ह्यूमन इसका कारण है, इंसान इसका कारण है। तो लैंडस्लाइड जो कि हमको देखने को मिला था लास्ट वीक, कहाँ पर, तापुलवारे एरिया में, मणिपुर का नौनी जिला पड़ता है, विल गो डाउन एज वन ऑफ द सीवियरेस्ट नेचुरल डिजास्टर इन द स्टेट। अभी तक देखा जाए तो सबसे ज़्यादा सीवियर खतरनाक डिजास्टर ये माना जा रहा है स्टेट के भीतर में, ठीक है। इसमें डेथ हो गई 37 लोगों की, और 28 पीपुल रिमेनिंग ट्रैप्ड बिलो द डेब्रिस, इतने लोग उसमें दब गए। इवन एज रेस्क्यू एफर्ट्स वर ऑन, और अभी भी रेस्क्यू का एफर्ट जारी है। अब रीजन यहाँ पर क्या बताया जाता है,
जो नदी है इजेई नदी, ठीक है, इसको अवरुद्ध करने वाले भूस्खलन के मलबे से दुखद आपदा को और भी बढ़ा दिया गया है। मतलब रीजन यहाँ पर ये बताया जाता है, जो डेब्रिस रहता है ना, अवसाद जिसको बोलते हैं, मिट्टी पत्थर उसके कण रहते हैं, धीरे धीरे करके नदी के लेवल को, पानी के लेवल को और बढ़ाते जाते हैं। एक रीजन तो ये हो जाता है कि वाटर का लेवल बढ़ते जाता है, ठीक है, तो नदी फिर अपने साथ साथ में इस मलबे को भी बहा करके ले जा रही है। दूसरी बात, पानी का जमाव होने लग जाता है, ठीक है। जैसे कि यदि बांध की हम बात कर लें, बांध जैसी संरचना में यदि बांध पानी जमा होते ही जाए और यदि वो बांध टूट गया तो क्या होगा? फिर आप ये समझ लीजिए कि वो अपने साथ साथ में पूरे मलबे को बहाते हुए लेकर के जाएगा। तो जो डेब्रिस था उसने सबसे पहले किसका, लैंडस्लाइड का, उसने तो जो नदी है उसको एकदम रोक दिया, ठीक है। जो मलबा था उसने सबसे पहले तो नदी के बहाव को रोक दिया था। क्रिएटिंग ए सिग्निफिकेंट वेलिंग अप ऑफ वाटर, इससे वाटर का लेवल बढ़ते गया, विच कुड इनोडिएट लो लेइंग एरियाज, है ना। अब ये इसने एक प्रकार से बांध का काम कर दिया है, और अब ये चूंकि बांध नहीं है, एक प्रकार से बांध बन गया है, तो जो नीचे का जो एरिया है अब पूरा ज़्यादा अब इससे बहने वाला है, ऐसा यहाँ पर बताया जाता है। तो इससे हम कैसे करके निपटेंगे? इससे आपको निपटना पड़ेगा, पानी का जो बहाव है ना एकदम आसान होना चाहिए, ईज होना चाहिए, ईज वाटर आउटफ्लो होना चाहिए फ्रॉम द स्टोर वाटर, जहाँ पर पानी का जमा हुआ है ना, पानी को हमें आसानी से बहाना है। इसके बाद ख़राब मौसम ने भी इसमें काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है इस कंडीशन में, है ना, क्योंकि जो काम जो चल रहे थे, सरकार जो एफर्ट्स लगा रही थी उसको मौसम ने और भी ज़्यादा बेकार कर दिया, ठीक है। तो जो गवर्नमेंट हैं और जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट के अधिकारी हैं, है ना, अब उन्हें क्या करना है, नाउ टेक प्रिकॉशंस, अब उनको सावधानी रखना है और ये इंश्योर करना है कि जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं इस डिज़ास्टर के और भी आगे ना आए, और भी आगे इस प्रकार की घटनाएं दिखाई ना दें, इसको भी सरकार को ध्यान में रखना है। अब फैक्ट वाली बात ये है कि ये जो डिजास्टर देखने को मिला है ना, कहाँ पर, रेलवे कंस्ट्रक्शन साइट में, इन लैंडस्लाइड प्रोन एरिया शुड गिव डेवलपमेंट प्लानर्स एंड गवर्नमेंट ऑफिसर इन द स्टेट पॉज। तो जहाँ पर इस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं वहाँ पर आप रेलवे से संबंधित एक्टिविटी को क्यों कर रहे हो? इस प्रकार के कामों को सरकार को रोकना पड़ेगा। जो हिमालयन स्टेट्स हैं, कहाँ पर, नॉर्दर्न इंडिया, इसके अलावा कुछ कुछ और भी राज्य हैं जो हिली वाले या फिर घाट वाले जगह हैं, राज्य हैं। एग्जाम्पल के तौर पर केरला का एग्जाम्पल लीजिए, यहाँ पर इस प्रकार की घटनाएं बढ़ते जा रही हैं पिछले 10 सालों में, लैंडस्लाइड बहुत बड़ी मात्रा में आ रहा है या फिर बार बार आते रहता है, ठीक है। अकॉर्डिंग यदि हम गवर्नमेंट डाटा के हिसाब से देखेंगे तो इस प्रकार के जो इंसिडेंट हैं मणिपुर में, है ना, 2014 से लेकर के 2020 के बीच में 20 बार लैंडस्लाइड आ चुका है, और जो कि सिग्निफिकेंट नहीं है। मिनिस्ट्री की तरफ से क्या क्या रीज़न इसके बताए गए हैं? पहली बात तो ये है, जो एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री है उनका कहना है ये जो घटना है ना प्राकृतिक नहीं है, ये मैन मेड है, या फिर जिसको हम बोलते हैं एंथ्रोपोजेनिकली है, ठीक है, और ये काफ़ी सीरियस मैटर है स्टेट के लिए। दूसरी बात, एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री ने आइडेंटिफाई किया है कुछ कारण इस लैंडस्लाइड के, मणिपुर के, ठीक है। जो स्लोप्स होती है, ढाल होती है, वहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। दूसरी बात, रोड को आप वाइड कर रहे हो, इसके अलावा कंस्ट्रक्शन के मटेरियल को एक जगह से दूसरी जगह आप लेके जा रहे हो, ठीक है। जो लिथोग्राफी है वो काफ़ी यहाँ की फ्रेगाइल है। लिथोग्राफी मतलब होता है पत्थर पर कुछ डिज़ाइन वगैरह बनाया जाता है, पत्थर पर चिकनी वस्तु से लेख लिखकर या फिर डिज़ाइन बनाकर उसके द्वारा छाप उतारने की कला होती है। लिथोग्राफी शब्द यूनानी भाषा के लिथो मतलब पत्थर और ग्राफी मतलब लिखना से मिलकर के बना हुआ। तो जो यहाँ का जो जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर है, भौगोलिक स्ट्रक्चर है, इसका काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है और
एक और रीज़न यहाँ पर बताया जा रहा, बहुत ज़्यादा पानी गिरा था, इसके चलते चलते लैंडस्लाइड देखने को मिला। तो कुछ पुराना एक्सपीरियंस यदि हम देखें, है ना, तो गवर्नमेंट को कुछ समझ में आता है या नहीं है, यहाँ पर ये चीज़ समझने वाली बात है ना। तो सरकार को क्या काम करना है, कहीं पर भी यदि आप कंस्ट्रक्शन की एक्टिविटी कर रहे हो तो सॉइल को आप सबसे पहले समझिए। इसके अलावा कुछ स्टेबिलिटी टेस्ट करिए बिफोर चूजिंग द साइट फॉर रेलवे कंस्ट्रक्शन वर्क इन तापुल एरिया, तब जाकर ही आप कंस्ट्रक्शन के काम कर सकते हैं। इसके अलावा शोधकर्ता ये बताते हैं कि पश्चिमी मणिपुर में जो नेशनल राजमार्ग को जोड़ने वाला क्षेत्र है बहुत ज़्यादा या फिर मीडियम खतरे वाले क्षेत्र में आता है, तो हमें इस प्रकार की एक्टिविटी को थोड़ा ध्यान से करने की ज़रूरत है। नेशनल लैंडस्लाइड सस्पेक्टिबिलिटी मैपिंग प्रोजेक्ट की बात कर रही है, ठीक है। कई सारे लैंडस्लाइड हमको देखने को मिले तापुल वाले एरिया में, डिस्पाइट द गवर्नमेंट आइडेंटिफाइंग सस्पेक्टिबल मतलब ईजिली इन्फ्लूज एरियाज, ऐसे एरिया जो कि कंस्ट्रक्शन के काम से प्रभावित हो सकते हैं, उनकी पहचान सरकार ने करी थी। इसके बावजूद भी लैंडस्लाइड की घटनाएं सामने आ रही है ना, और इसके लिए सरकार का क्या चलता है, नेशनल लैंडस्लाइड सस्पेक्टिबिलिटी मैपिंग प्रोजेक्ट चलता है। अब वर्षा ने और भी ज़्यादा जोर पकड़ लिया, इसके कारण भी लैंडस्लाइड हुआ है। तो नेचर का जो प्रकृति है वो अनसर्टेन, कभी वर्षा हो जाती है और कितनी वर्षा होगी ये भी अभी निश्चित नहीं हो पाया। विद द मॉनसून बीइंग मोर इंटेंस दिस ईयर कंपेयर्ड टू प्रिडिक्शंस हैज़ एडेड टू प्रॉब्लम। इसके अलावा देख लीजिए, लैंडस्लाइड के लिए एक प्रारंभिक चेतावनी सिस्टम अभी भी भारतीय भू वैज्ञानिक सर्वे द्वारा विकसित और परिष्कृत की जा रही है, अभी इस पर काम पूरा नहीं मिला, और इससे इस प्रकार की कई सारी जो आपत्ति आएगी उससे निपटने में सरकार को मदद मिलेगी, जिन्हें एक बार हम क्या काम करेंगे, जो फ्रेगाइल स्टेट है जहाँ पर इस प्रकार की घटनाएं ज़्यादा घटित होती हैं वहाँ पर इस प्रकार के सिस्टम को हम लगाएंगे। तो आज की कंडीशन ऐसी हो गई है, नहीं कि सरकार चाहती नॉर्थ ईस्ट रीजन का विकास हम करें, है ना। तो गवर्नमेंट क्या कर सकती है, अपलिफ्ट कर सकती है रिलेटिवली इकोनॉमिकली बैकवर्ड रीजन को। इससे जो पिछड़ा एरिया है वो थोड़ा ऊपर उठ पाएगा, लोगों की आय बढ़ पाएगी, रोजगार के साधन मिलेंगे, शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा, और सबसे बड़ी बात है बेहतर कनेक्टिविटी को, है ना। तो टुपुल में जो भूस्खलन जैसी आपदाएं हैं ना, वनों की कटाई भी एक इसका प्रमुख रीज़न है, इसको भी आप भूल नहीं सकते। तो ये तो था नॉर्थ ईस्ट रीजन में मणिपुर में जो लैंडस्लाइड हुआ है उससे रिलेटेड आर्टिकल, ठीक है। और भी यदि कुछ चीज़ें आपको पढ़ना है तो ये वेबसाइट है, यहाँ पर जाकर के आप कई सारे आर्टिकल को पढ़ सकते हैं।